Hey guys, welcome to Study IQ. I'm Nisha Chaudhary and this is the day 21 of Spoken English series. So let's get started with today's session. But before we begin, there is your yesterday's task. जो कि मैंने आपको कहा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को आपको अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि उसी से रिलेटेड, उसी के सिमिलर सी चीज़ें हमारे यहाँ पे सिंपल पास्ट के केस में होंगी. तो चलिए आगे चलते हैं. ये देखिए, हमने सिंपल प्रेजेंट में ये पढ़ा था कि कुछ वर्ड्स हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट के केस में, जैसे ऑफन, फ्रिक्वेंटली, यूजुअली. तो ये सारी चीज़ें, ओकेजनली, नेवर, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट में. लेकिन देखिए, तो उसी तरह से कुछ कीवर्ड्स हैं जो इसमें पास्ट टेंस में भी हम यूज़ करेंगे. तो देखिए, जैसे येस्टरडे यानी जो बीत चुका है उससे रिलेटेड हम ये टर्म्स को देखेंगे. येस्टरडे, द डे बिफोर, अगेन 2 days अगो. अब यहाँ पे देखिए 2 days अगो, अब जैसे ही आ गया अगो, अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. देखो यहाँ पे हो सकता है, जैसे 2 days दे रखा है, हो सकता है 2 minutes अगो, ये भी हो जाएगा. और उसके अलावा 2 months अगो, वो भी पॉसिबल है. 2 years अगो, 2 decades अगो, 2 millenniums अगो, कुछ भी हो सकता है. यानी कि अगो आ गया ना, मीन्स पुरानी बात है, तो उसे हम सिंपल पास्ट में रख लेंगे. नेक्स्ट है जैसे लास्ट. इस वर्ड को हम यूज़ करते हैं लास्ट के साथ में, किसी भी वर्ड को यूज़ कर लेंगे. लास्ट फ्राइडे, लास्ट वीकेंड, लास्ट ईयर, लास्ट डिकेड, तो ये कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं. लास्ट के केस में ओकेजन भी हम यूज़ कर सकते हैं, लास्ट दिवाली, लास्ट होली, ये सब. नेक्स्ट है इन, यानी कोई पर्टिकुलर ईयर है तो उसके लिए हम इसे यूज़ कर लेंगे इन, यानी जो बीत चुका है उन सालों में से कोई एक. तो देखिए इन 1990, और मंथ भी हो सकता है इन नवंबर 2009. और यहाँ पे इन के केस में हम डिकेड भी ये बता सकते हैं. जैसे ये कहा जाए इन 1990s, यानी 1990 के उसमें दशक में, इन 1990s, ये सब भी हम बोल सकते हैं. नेक्स्ट है कि येस्टरडे अकेला ही नहीं, हम येस्टरडे के साथ में और वर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं. जैसे येस्टरडे मॉर्निंग, यानी कि कल सुबह. और देखो येस्टरडे यानी कल, बीता हुआ कल. और अगर परसों की बात करूँ मैं, तो वो क्या हो जाएगा, द डे बिफोर येस्टरडे, ये हम बोलते हैं, द डे बिफोर येस्टरडे. और इनके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं, द अदर डे. अब हमें पर्टिकुलरली पता नहीं है कि किस दिन की बात हो रही है, तो हम क्या बोल देंगे, द अदर डे, मीन्स पास्ट में किसी एक दिन की बात हो रही है, द अदर डे. इसके अलावा अब जैसे ये टाइम मेंशन किया हुआ है, फ्रॉम 2005 to 2008, अब ये टाइम पीरियड तो जा चुका है ना, तो ये भी पास्ट के केस में आ जाएगा, सिंपल पास्ट में आ जाएगा. नेक्स्ट है बिटवीन 2005, अच्छा यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, एंड आप कर लेना. बिटवीन 2005 एंड 2008, यानी इन दोनों के बीच में, वो भी जा चुका है टाइम. तो अब देखिए बिफोर यानी पहले, ये भी पास्ट का ही ये माना जाता है. देखिए अभी देखो ये होता है फ्रॉम डैश टू डैश, यानी फ्रॉम की जो पेयरिंग है वो हमेशा टू के साथ में होती है. फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ये हो जाएगा. लेकिन अगर यहाँ पे मैं बिटवीन लगा देती हूँ ना, बिटवीन की पेयरिंग हमेशा ही एंड के साथ में होती है, बिटवीन और टू नहीं लगा सकते. ये तो फिर वो हम क्रॉस कर देंगे ना कि बिटवीन के साथ में टू लग गया, वो नहीं. टू सिर्फ फ्रॉम के केस में आएगा. तो ये अगर हमें बोलना है तो हम बोलेंगे बिटवीन मंडे एंड सैटरडे, ये हो जाएगा. चलिए आगे चलते हैं. अभी अब देखिए डेट कोई हो पास्ट की कोई डेट या कोई डे, कोई ईयर, कुछ भी हो, उसमें हम सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे. अब यहाँ पे एक सेंटेंस को बार बार यूज़ करके दिखाया है, आई डिड इट. डिड मतलब कुछ भी काम करना, यही होता है ना, डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क कर लो, तो उसी की पास्ट फॉर्म है डिड. आई डिड इट, मैंने कर लिया था. तो अब देखिए इन 2010, तो क्या हो जाएगा, आई डिड इट इन 2010. ये सारे अब मंथ में, ईयर में. अच्छा लास्ट का भी हमने डिस्कस किया कि लास्ट के बाद में कुछ भी ऐड होगा, वहाँ पे भी हम सिंपल पास्ट को यूज़ करेंगे, आई डिड इट लास्ट मंथ. नेक्स्ट है 3 weeks अगो, ये भी हम कर चुके हैं, आई डिड इट 3 weeks अगो. अच्छा अब देखिए ये इवेंट्स भी बताए हैं कुछ. अब ज़रूरी नहीं है हमेशा कि टाइम का ही ये होगा कि इतने बजे या फिर इतने पर्टिकुलर डेट में, इस सेंचुरी में, इस ईयर में, वही ज़रूरी नहीं है. कोई इवेंट भी हो सकता है जो पास्ट में हो चुका हो, कंप्लीट हो पास्ट में ही. तो देखिए व्हेन आई वाज यंग,
कि कोई काम कब हुआ था, जब मैं छोटी थी, व्हेन आई वॉज यंग। तो देखिए आई डिड इट व्हेन आई वॉज यंग। अब आप ऐसे नहीं बोल सकते आई एम डूइंग इट व्हेन आई वॉज यंग, वो तो गलत हो जाएगा, है ना। तो यानी ये भी हम इस तरह से यूज़ करते हैं, जैसे हम इनको यूज़ करते हैं, जैसे आई डिड इट इन 2010। इसकी बजाय अगर आप ये बोलना चाह रहे हो कि जब मैं छोटी थी तब मैंने वो काम किया, तो आप ये बोल सकते हो आई डिड इट व्हेन आई वॉज यंग। इसी तरह से व्हेन आई वॉज ऑन हॉलीडे, कि जब मैं वहाँ छुट्टी पे थी तब ये काम हुआ था, तब मैंने किया था। व्हेन आई वॉज एट यूनिवर्सिटी, यानी पास्ट का कोई इवेंट भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है येस्टरडे, आई डिड इट येस्टरडे, ये हमने अभी किए ही हैं। अब देखिए, अब आते हैं हम इनके यूसेज पे कि सिंपल पास्ट को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, वो देख लेते हैं एक बार। देखिए टू टॉक अबाउट, या फिर इट टॉक्स अबाउट द थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट, यानी कि उन चीज़ों के बारे में हमें बताता है जो पास्ट में हो चुकी हैं। तो अब देखिए, अच्छा ये जो मैं बोल रही हूँ ना हो चुकी हैं, ये चुकी, इस वर्ड को पकड़ के ये परफेक्ट में मत बनाने लग जाना इसको। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इनका कोई रिलेशन नहीं है परफेक्ट के केस में। इसी तरह से रहा है, रही है, इनका भी कोई कनेक्शन नहीं, आप मत बनाइएगा इसमें कॉन्टिन्यूअस के केस में, इन सबसे बाहर आ जाइए। तो अच्छा आप देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो पास्ट में हो चुकी हैं उनके बारे में अगर हमें बात करनी हो वो हम सिंपल पास्ट में करते हैं। देखिए ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, अभी जल्दी से काम करिएगा, वीडियो को पॉज करिए और इन्हें ट्रांसलेट करिए। और देखो क्योंकि हम सिंपल पास्ट कर रहे हैं तो आपको पता है कि सिंपल वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही तो हमें यूज़ करनी है, बस अब जल्दी से ट्रांसलेट करिए। आई होप आपने कर लिया होगा, तो चलिए देखते हैं, मैच कर लीजिए अपने सेंटेंसेस को। फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं देहरादून में 2 साल रही। अब देखिए यहाँ पे आई लिव्ड, यानी वो टाइम तो गया ना अभी, अब तो नहीं हूँ ना वहाँ पे, यानी मैं देहरादून में 2 साल रही। देखो रही थी भी हो सकता था, रही यहाँ पे भी ख़त्म कर दिया, दोनों का मतलब वही है, यानी आई लिव्ड इन देहरादून फॉर 2 years, 2 साल। नेक्स्ट है, हमने फ़ोन पर 80 मिनट तक बातें की। तो क्या हो जाएगा, वी टॉक्ड ऑन द फोन फॉर 80 मिनट्स, यानी 80 मिनट तक, फॉर 80 मिनट्स। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर देखा। तो ये 2 चीज़ें हैं, 2 सेंटेंसेस हैं यहाँ पे बीच में जो और से कनेक्ट हो रहे हैं, यानी एंड से कनेक्ट हो रहे हैं। आई ओपनड द डोर, यानी मैंने दरवाज़ा खोला, ओपन और उसकी सेकेंड फॉर्म ओपनड, ईडी लग जाएगा। एंड लुक्ड इनसाइड, लुक्ड देखो फिर से वर्ब की सेकेंड फॉर्म। नेक्स्ट है, हवाई जहाज ने 10 मिनट पहले लैंडिंग की थी। तो इसका क्या हो जाएगा, द प्लेन लैंडेड, क्योंकि लैंड, लैंडेड, लैंडेड, ईडी लग गया हमारा सेकंड और थर्ड फॉर्म में। द प्लेन लैंडेड 10 मिनट्स अगो, 10 मिनट पहले, यानी 10 मिनट्स अगो। अगो को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट के केस में। नेक्स्ट है, मेरा चचेरा भाई मुझसे पिछली गर्मियों में मिलने आया था। तो इसके लिए हम एक ही टर्म यूज़ करते हैं, कज़न। माय कज़न, मिलने आना या मिलने कहीं जाना, तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, विजिट। तो हो जाएगा विजिटेड अस लास्ट समर। नेक्स्ट है, जब मैंने उसे चुटकुला सुनाया तब वह बहुत हंसी। तो अब देखिए, शी लाफ्ड, यानी वह बहुत हंसी, शी लाफ्ड। कब, यानी कि जब, व्हेन आई टोल्ड हर द जोक, जब मैंने उसे चुटकुला सुनाया, टोल्ड बताया, सुनाया, ये हम बोल सकते हैं। अच्छा आप ये सोचोगे कि इसमें तो ये है कि भाई चुटकुला सुनाने वाली बात जो है वो पहले हो रही है, उसके बाद में कहा गया है कि तब, और ये हंसने वाला जो सेंटेंस है वो दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, देखो अगर आप इसको ऐसे लिखोगे ना, व्हेन आई टोल्ड हर द जोक कोमा शी लाफ्ड, वो भी सही है। इसमें अगर 2 सेंटेंसेस है ना तो पहले चाहे कोई भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है, वे पूरे समय पार्टी में नहीं रहे, वे जल्दी चले गए थे। अब देखिए, दे डिडंट स्टे एट द पार्टी द एंटायर टाइम, यानी वो पूरा टाइम पार्टी में नहीं रहे, नहीं रहे। अब रहना मतलब स्टे करना वहाँ पे, और क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट लगाना पड़ेगा। और नॉट कैसे लगाना पड़ेगा, अगर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो ठीक है, उसी को लगा लेंगे, हम उसी में लगा देंगे नॉट। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी तो हमें अलग से हेल्पिंग वर्ब बाहर से लेनी पड़ेगी। और पास्ट का केस है तो पास्ट में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, डिड को, तो ये हो जाएगा दे डिड नॉट या डिडंट स्टे। अब डिड के बाद में स्टे रहेगा, स्टेड, ईडी नहीं लगेगा यहाँ पे। दे डिड नॉट स्टे एट द पार्टी द एंटायर टाइम, यानी वो पूरे टाइम नहीं रहे, जल्दी चले गए, लेफ्ट।
चले जाना, लेफ्ट वेरी सून यानी बहुत जल्दी। नेक्स्ट है उन्होंने शादी में कितने लोगों को आमंत्रित किया। आमंत्रित करना यानी इनवाइट करना। तो अब देखिए कितने लोगों को, हाउ मैनी पीपल, और उन्होंने यानी दे। और देखिए यहाँ पे अगर आपने इस सेंटेंस को ऐसे किया ना, हाउ मैनी पीपल दे इनवाइटेड टू द वेडिंग, और मुझे लगता है कि आप में से बहुतों ने ऐसे किया होगा, हाउ मैनी पीपल दे इनवाइटेड टू द वेडिंग, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए WH फैमिली के बाद में अब हाउ मैनी पीपल, कितने लोग, इसी में काउंट हो गया, ये कंप्लीट एक ही है, सिर्फ हाउ को काउंट मत करना, इसमें कंप्लीट को काउंट करना, यानी कितने लोग, यानी हाउ मैनी पीपल, WH वाले में आ गई ये, प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या थी यहाँ पे हमारी, डिड। उसके बाद में सेंटेंस को चलाइएगा, डिड दे, और जैसे ही डिड आ गया तो अब इनवाइटेड नहीं रह जाएगा, अभी हो जाएगा इनवाइट टू द वेडिंग। अब ये सही हुआ है। नेक्स्ट है उसने कुछ भी नहीं खरीदा क्योंकि उसके पास रुपए नहीं थे। अब फिर से नहीं खरीदा नेगेटिव हो गया, क्योंकि और ये पास्ट है तो डिड आ जाएगा, शी डिड नॉट बाय। अगर आप ये कर रहे हो शी डिड नॉट बॉट, दैट मीन्स यू आर इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे बाय रहेगा, डिड के बाद में फर्स्ट फॉर्म रहेगी, शी डिड नॉट बाय एनीथिंग बिकॉज, क्योंकि उसके पास रुपए नहीं थे, शी डिड नॉट हैव द मनी। अच्छा अब देखिए अगर मैं ये कहती हूँ कि उसके पास रुपए हैं तो क्या हो जाता है, उसके पास रुपए हैं, शी हैज़ द मनी। एक बार के लिए आप स्क्रीन को मत देखिए, एक बार के लिए बस सुनिए, शी हैज़ द मनी यानी उसके पास रुपए हैं। अगर मैं ये कहूँ कि उसके पास रुपए थे तो हैज़ की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड, तो क्या हो जाएगा, शी हैड द मनी। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब अगर मैं ये कहूँ उसके पास रुपए नहीं थे, अब नॉट लगाना पड़ेगा, पास्ट है तो डिड आ जाएगा, डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद में देखो क्या मैं ये बोल सकती हूँ, शी डिड नॉट हैड द मनी, नहीं, क्योंकि जैसे ही डिड आ गया ना उसके बाद वाले स्ट्रक्चर में हमें ये देखना है कि जो भी वर्ब आ रही है ना वो पहले में आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा शी डिड नॉट। अच्छा फर्स्ट फॉर्म में तो हैज़ भी आती है, हैज़ भी लगा सकती थी मैं यहाँ पे, शी डिड नॉट हैज़ द मनी, वो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि देखिए डू, डज और डिड, इन तीनों के ही बाद में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है वो बेस फॉर्म में रहती है हमेशा, और बेस फॉर्म यानी प्लूरल फॉर्म। तो डिड के बाद में डू, डज या डिड तीनों में से कोई भी हो जाए, इनके बाद में कभी भी हैज़ तो आ ही नहीं सकता, हमेशा हैव रहेगा, क्योंकि वही तो है ना बेस फॉर्म। तो ये नेगेटिव में जब हम इसे कन्वर्ट कर देंगे हो जाएगा शी डिड नॉट हैव द मनी, ये हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। चलिए आगे चलते हैं। और देखिए अगर आप फिर भी भूल चुके थे इन चीज़ों को तो मैं फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ, डू, डज, डिड, इनके बाद में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है बेस फॉर्म में रहती है, और बेस फॉर्म हैज़ और हैव में से हैव होती है, हैज़ बेस फॉर्म नहीं होती। तो डू, डज, डिड के बाद में सिर्फ हैव आ सकता है। इसी तरह से खैर वो मैं आपको स्ट्रक्चर्स आगे करवाऊंगी कि एक बार डू, डज, डिड इनमें से कोई आ गया उनके बाद में दोबारा से भी डू आ सकता है, वहाँ पे भी सिर्फ बेस फॉर्म रहेगी, डू रहेगा, वहाँ पे डज नहीं आएगा। और इसी तरह से डू, डज और डिड के बाद में इज, एम, आर ये तो नहीं आएंगे क्योंकि अगेन ये बेस फॉर्म नहीं होते। चलिए आगे चलते हैं। अभी सेकेंड एप्लीकेशन क्या है इसका सिंपल पास्ट का, इट टॉक्स अबाउट द पास्ट रूटीन। देखो प्रेजेंट के केस में हमने क्या पढ़ा था कि सिंपल प्रेजेंट किसके बारे में बताता है, प्रेजेंट रूटीन के बारे में। पास्ट यानी सिंपल पास्ट क्या बताएगा, जो पास्ट की रूटीन थी, एक टाइम पे जो हमारी रूटीन होती थी उसके बारे में वो बताएगा। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, अब जल्दी से काम करिए, यहीं पे वीडियो को पॉज करिए और इन्हें करिए, ट्रांसलेट करिए इंग्लिश में, क्योंकि पास्ट रूटीन है तो पास्ट रूटीन है सिंपल पास्ट में रहेगी, यानी सिंपल V2 को आप यूज करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। ये देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल था हमारा, जब मैं छोटी बच्ची थी तब मैंने संस्कृत सीखी थी। आई लर्नड, सीखना, तो लर्न करना होता है, तो लर्न की फॉर्म क्या रहती है, लर्न, लर्नड, टी आता है नेक्स्ट में, और थर्ड में भी लर्नड टी रहता है। ईडी मत लगाना आप, ईडी नहीं हम ज़्यादातर यूज़ करते, उसका मीनिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखो अब ये जो लर्नड है ना, टी लग गया ना, दैट मीन्स ये क्या है, सीखना। लेकिन अगर मैं ये कहूँ लर्नेड,
ये तो हो गया learned, और LEARNED, learned, ऐसे इसको प्रोनाउंस करते हैं। और इसका मतलब क्या है कि बहुत ही विख्यात है, कि बहुत ही मतलब इसके पास बहुत ज्ञान का भंडार है। लर्नेड, बहुत एक्सपीरियंस्ड है कोई। अगर मैं ये कहूँ लर्नेड टीचर, यानी कोई ऐसा टीचर है जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, उसके लिए। लर्नेड डॉक्टर, कोई ऐसा डॉक्टर जिसके पास बहुत ज्ञान है, एक्सपीरियंस भी बहुत है, तो इसके केस में हम ये टर्म यूज़ करते हैं लर्नेड। और नॉर्मली जो लर्न होता है ना, सीखना, इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म में अगर आपको यूज़ करना है, टी वाली फॉर्म आप यूज़ करिए, लर्नड। तो ये हो जाएगा आई लर्नड संस्कृत व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। कब सीखी थी? जब मैं बच्ची थी, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। अब मैंने आपको बताया था कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए, यानी कोई चीज़ है तो उसके लिए हम इज एम आर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कोई चीज़ थी, एक टाइम पे एग्जिस्ट करती थी, तो वहाँ पे जो बी है उसकी पास्ट फॉर्म हो जाएगी, यानी वॉज वर में से हम लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या था? जब मैं बच्ची थी, पास्ट की सिचुएशन थी, ये ऐसी स्टेट थी मेरी, है ना, तो इस वजह से हमने क्या यूज़ किया है? आई वॉज अ चाइल्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। एक बार के लिए आप ये सेकंड और थर्ड को एक बार के लिए छोड़ दो, ये मैं अभी दोबारा आती हूँ इन पे। एक बार आते हैं हम फोर्थ एग्जाम्पल में। तो देखिए दोनों साइड से फोर्थ एग्जाम्पल्स को। क्या तुम कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे जब तुम बच्चे थे? अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन किया है, यानी क्वेश्चन किया है तो ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब रही होगी, और वो सेंटेंस के बीच में से निकल के सबसे आगे गई होगी। और देखिए हेल्पिंग वर्ब यू, यानी कि तुम, क्या तुम, और यू के केस में हमेशा प्लूरल रहती है, तो यहाँ पे प्लूरल ही रही होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए हम वॉज वर में से, एक बार के लिए हमें नहीं पता, एक बार के लिए हम यहाँ देख ही नहीं रहे हैं कि क्या लिखा है। एक बार के लिए ये सेंटेंस देख के हमारे माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं, मैं एक बार वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसमें क्या हो जाएगा कि हमें इतना पता है क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब रहेगी, और तुम, यानी अब यू के साथ में हमेशा वर लगता है, यू वॉज तो कभी नहीं होगा, यू वर रहेगा हमेशा। तो अब देखिए क्या ये पॉसिबल है? वॉज यू और आगे क्या करोगे? वॉज यू। अब ये तो पॉसिबल नहीं हुआ। और अभी हमने ये पढ़ा था कि वॉज या वर कब हम यूज करते हैं? जब कोई एग्जिस्ट करती है, कोई चीज एग्जिस्ट करती थी किसी टाइम पे, यानी कोई चीज थी। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो एक्शन हो रहा है, ये स्टेट के टाइम पे हम यूज करते हैं, यानी कोई चीज थी बस, एक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ तो एक्शन का पूछ लिया अब इन्होंने कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, वो जो बजाने का जो है वो एक्शन हो रहा है। अब हमें ये आइडिया लग गया कि हाँ अब यहाँ पे वॉज वर्ब तो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये तो स्टेट नहीं है, तो एक्शन में पहुंच गए। क्योंकि मेन वर्ब में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था दो तरह की होती है, एक तो मेन वर्ब होती है जिसमें एक्शन हो, दूसरी मेन वर्ब यानी जो स्टेट को बताए कि हाँ ऐसा होता था या ऐसा है अभी भी। तो अब यहाँ पे हमें पता चल गया एक्शन हो रहा है, तो वॉज वर्ब तो फेल हो गई हमारे यहाँ पे। चलो वॉज वर्ब को हम नहीं लगा सकते, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो हमें फिर भी चाहिए। जब वॉज वर्ब नहीं दे रखे हों तो हेल्पिंग वर्ब में हम क्या यूज करते हैं? डिड। इसको यूज करेंगे हम एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो अब डिड से स्टार्ट करिए सेंटेंस, और डिड के बाद में क्योंकि तुम, तो क्या हो जाएगा? यू। डिड यू। और देखो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाने के लिए हम टर्म यूज करते हैं प्ले, तो ये हो जाएगा डिड यू प्ले। अब आ जाते हैं यहाँ पे इस पे एक्सप्लेनेशन पे, ये हो जाएगा देखिए डिड यू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और कब? जब, यानी जब के लिए हमने ये टर्म लगा दी व्हेन यू वर अ किड, जब तुम बच्चे थे। अच्छा अब देखिए ये जो है ना व्हेन को अगर हमें क्वेश्चन पूछना है तब तो इसका मतलब बन जाता है कब, कि कोई भी काम है वो कब हुआ, व्हेन, जब क्वेश्चन पूछना हो। लेकिन अगर नॉर्मली सेंटेंस के बीच में कभी आ रहा है, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है, तो वहां पे इसका मतलब बन जाता है जब या तब, उस टाइम पे, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, बस यहाँ पे बता रहा है कि कब, जब तुम छोटे बच्चे थे। नेक्स्ट में आते हैं, जब मैं 10 साल की थी, तो क्या हो जाएगा? व्हेन आई वॉज 10, या फिर आप ये भी बोल सकते हो व्हेन आई वॉज 10 ईयर ओल्ड, वो भी सही है। तब मैं हर शुक्रवार को थिएटर जाती थी, तो क्या हो जाएगा? आई वेंट
जाती थी, गो वेंट गॉन, तो वेंट सेकेंड फॉर्म तो आ जाएगा आई वेंट टू द थिएटर एवरी फ्राइडे, ये हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई वेंट टू द थिएटर एवरी फ्राइडे व्हेन आई वाज 10। इनको आप है ना इस तरह से पलट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें भी। नेक्स्ट है 1996 में मैं राजस्थान में रहती थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन 1996 मैं राजस्थान में रहती थी। रहना लिव, तो क्या हो जाएगा इसकी पास्ट फॉर्म लिव्ड, आई लिव्ड इन राजस्थान। नेक्स्ट है सोनिया का बच्चा पूरी रात रोता रहा। अब देखिए यहाँ पे सोनियाज बेबी, रोना यानी क्राई, क्राई की सेकेंड फॉर्म क्राइड, क्राइड ऑल द नाइट। और नेक्स्ट है मुझे लगता है वह बीमार होगा, मुझे लगता है आई थिंक, आई थॉट मत कर देना यहाँ पे थिंक थॉट करके कि वो सेकेंड फॉर्म है तो हम उसको यूज़ कर देंगे। क्या है यहाँ पे देखो, मुझे लगता है कि मैं अभी की बात हो रही है, मुझे लगता है वह बीमार होगा, इस वजह से रो रहा होगा अभी पिछली रात को, तो मुझे लगता है यानी आई थिंक ही वॉज अ लिटिल बिट इल, यानी वो बीमार होगा थोड़ा सा, लिटिल बिट यानी अ लिटिल बिट यानी थोड़ा सा, और इल बीमार होगा। तो आप इस तरह से कर सकते हो इनको। अच्छा, अभी ये जो बीच में हमने 2 सेंटेंसेस छोड़े हैं, एक बार इन पे आते हैं। अच्छा, जब मैं ना आपको पढ़ाती हूँ ना, ये आपको समझाती हूँ, आप है ना नोट्स बना लिया करो साथ के साथ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपको पीडीएफ में शायद ना मिले, क्योंकि उन्हें मैं अभी यहाँ पे साथ के साथ लिखती हूँ। तो वो चीज़ें याद रखने के लिए आप एक काम करो कि ऐसे तो याद नहीं रहेंगी, मेमोरी में 1 हफ्ते तक की ही रहती है हमारी ना ह्यूमन मेमोरी, तो बेटर रहता है कि आप लिख लो। नेक्स्ट है सेकेंड एंड थर्ड एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पास्ट रूटीन ही बताई जा रही है, दोनों ही केसेस में पास्ट रूटीन बताई जा रही है। अब एक काम करते हैं, मैं एक बार यहाँ पे हमारे पास इस स्लाइड में जगह है तो एक बार मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। देखिए, पास्ट रूटीन जो होती है इसे हम 3 तरह से बता सकते हैं। एक तो हमने अब किया है, कर ही रहे हैं जो, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ करके हम बता सकते हैं पास्ट की रूटीन। दूसरा हम बता सकते हैं यूज्ड टू को लगा के, यूज्ड टू को लगा के हम पास्ट की रूटीन को बता सकते हैं। तीसरा हम बता सकते हैं वुड, वुड को लगा के। ये जो वुड है ना, ये इसके अलग से भी बहुत एप्लीकेशंस होते हैं, जब हम मॉडल्स करेंगे ना तो मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी, लेकिन अभी के लिए इतना जान लो कि यहाँ पे वुड अगर मैं कहीं भी किसी सेंटेंस में यूज़ कर रही हूँ और अगर वो पास्ट रिलेटेड कोई सेंटेंस है, दैट मीन्स मैं अपने पास्ट की रूटीन बता रही हूँ वुड को लगा के। यानी इन तीनों तरह से आप बता सकते हो, इन तीनों को अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अब चलिए आते हैं आगे, अब आते दोबारा से एग्जाम्पल्स पे। यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि जब मैं छोटी बच्ची थी तब मैंने संस्कृत सीखी थी, यानी कि उस टाइम पे संस्कृत सीखना मेरा रूटीन था। अब ऐसे तो नहीं है ना एक दिन में सीखी जाएगी, यानी सीखने के लिए रूटीन बनानी पड़ेगी, यानी तब मेरी डेली की रूटीन क्या हो गई थी कि मैं संस्कृत सीखती थी। तो एक तो हमने ये कर लिया लर्न, यानी सिंपल वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट वाला केस हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया था पास्ट रूटीन कैसे बताते हैं हम, वुड लगा के। तो ये देखिए, आई वुड स्टडी संस्कृत व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, तो यहाँ पे देखो वुड लगाया है मैंने, और इसका मतलब भी वही है। ये जो पहले 3 एग्जाम्पल्स है ना, इन तीनों का मतलब जो है मीनिंग है एग्जैक्टली सेम है, बस एक ही बात को 3 अलग अलग तरह से बताया गया है। तो आई वुड स्टडी संस्कृत ये हो गया, या फिर आई वुड लर्न, ये भी आप बोल सकते हो, क्योंकि हम लर्न यूज़ करें, चलो मैं लर्न ही लिख लेती हूँ यहाँ पे, आई वुड लर्न संस्कृत व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। अच्छा, अब यहाँ पे लर्न क्यों किया हमने, टी क्यों नहीं लगाया यहाँ पे, क्योंकि जो वुड है वो मॉडल है हमारा, और याद करिए मैं आपको करवा चुकी हूँ, जितने भी हमारे मॉडल्स होते हैं इसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एंड दैट टू इन बेस फॉर्म। तो इसके बाद में हम नहीं लगा सकते SCIS, यानी सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होगी, तो इस वजह से हमने यहाँ पे टी नहीं लगाया। आई वुड लर्न संस्कृत व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। और तीसरा जो मेथड था वो अभी हमने किया यूज्ड टू लगा के, हम बोल देते हैं आई यूज्ड टू स्टडी या आई यूज्ड टू लर्न
संस्कृत व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं बच्ची थी तो हाँ तब मैं पढ़ा करती थी, आई यूज्ड टू लर्न। और अभी आपको मैं एक और बात बता देती हूँ, मॉडल्स में हमने क्या क्या किए थे, हमने 10 मॉडल्स किए थे, चलिए काउंट करते हैं। विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, OUGHT, ought to, ये 10 हमने किए हैं। एक और है इनमें used to, और used to हमारा 11th मॉडल है। तो used to साथ में रहेगा इसके, तो used to ये भी अपने आप में एक मॉडल होता है, और इसके बाद में भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम यूज़ करते हैं, and that too in base form। तो इस वजह से देखिए आप यूज टू के बाद में स्टडी है, स्टडीड नहीं लिखा हमने, यूज टू के बाद में यहाँ पे लर्न है, लर्नड नहीं लिखा हमने। और अगर आपको इसको यूज्ड टू को डिटेल में पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, यूज्ड टू को मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है वहाँ पे, तो इससे रिलेटेड जितने भी आपकी क्वेरीज हैं वो सारी वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। अभी अब देखिए हम वापस अपने उसी मेथड पे आ जाते हैं, यानी स्टोरी टेलिंग, और पिक्चर देख के हम स्टोरी जो बताते हैं, जो स्टोरी माइंड में बनाते हैं वो भी इंग्लिश में, तो उसी पे आ जाते हैं। इससे मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट कोई मेथड है सीखने का, कोई भी नई लैंग्वेज को सीखने का, कि आपके माइंड्स में जो थॉट्स आ रहे हैं बस उन्हें फटाफट से ट्रांसलेट करते जाओ। क्या होगा, स्टार्टिंग में तो आपको है ना ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, कि अब जैसे ये कुछ बना रही है, कुछ खाना वगैरह बना रही है, तो ये सोचोगे हिंदी में सोचोगे, क्योंकि हमारी प्रोसेसिंग वैसे ही हो रखी है बचपन से। तो क्या होगा कि चलो कोई ना, स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक आप हिंदी में सोचोगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद में क्या होगा, जब आप ये रूटीन बना लोगे ना, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपको ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप डायरेक्ट इंग्लिश में ही सोचना स्टार्ट कर दोगे। तो जब तक वो स्टेज नहीं आती तब तक के लिए आप ये प्रैक्टिस करते रहो कि माइंड में सोचते रहो, ट्रांसलेट करते रहो, लिखते रहो, जो भी थॉट्स आए, मीन्स कि ये अब ऐसे कर रही है, अब ये ऐसे कर रही है, ये ऐसे किया होगा इसने, अब ये ऐसा करेगी, जो भी थॉट्स आए वो तुरंत पेन डाउन करो, पेन डाउन यानी लिखना स्टार्ट करो। तो अब इसमें देख लेते हैं एक बार, इसको पिक को देख के आपको क्या क्या सोचना है, यानी क्या क्या आपको लिखना है। हु इज शी, कौन है ये, कोई भी नाम असाइन कर देना, कोई इसका प्रोफेशन दे देना। नेक्स्ट है वेयर डिड शी डू, मीन्स ये जो काम कर रही है कहाँ काम कर रही है अभी, व्हाट हैपेंड, हुआ क्या है, ये सारा मैं हिंट दे रही हूँ इनसे कि आप इसके आसपास बना सकते हो कोई भी स्टोरी, अदरवाइज जहाँ आप बनाना चाहो, जिस डायरेक्शन में जाना चाहो आप जा सकते हो। तो चलिए आप वीडियो को पॉज करिए और यहीं पे एक बार जल्दी से कोई स्टोरी बनाइए। हाँ, मैक्सिमम उसमें सेंटेंसेस ट्राई करना कि सिंपल पास्ट के रहने चाहिए, क्योंकि हम सिंपल पास्ट को कर रहे हैं अभी। आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं, स्टोरी पे वापस आते हैं। देखिए, लास्ट वीक बेथ, अब इसका नाम है बेथ। अब क्या स्टोरी बन रही है आगे देखते हैं। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, बेथ बेक्ड अ केक, यानी जो केक है उसको हम ये नहीं बोलते प्रिपेयर अ केक, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बेक, यानी पकाना, यानी जो केक है उसको बेक किया जाता है। ये हो जाएगा बेक्ड अ केक फॉर लिलीज बर्थडे पार्टी। तो इसने बेक किया, यानी देखो बेक फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकेंड और थर्ड क्या हो जाएंगे, डी लग जाएगा यहाँ पे, बेक्ड हो गया। तो देखिए बेक्ड अ केक, सिंपल पास्ट। नेक्स्ट है लिली वांटेड अ स्ट्रॉबेरी केक विद पिंक फ्रॉस्टिंग, यानी देखो अब यहाँ पे वांटेड यानी वो चाहती थी, तो ये भी किस में है, सिंपल V2 में है हमारा। बेथ वॉज हैप्पी टू टेक द केक, अब देखो वॉज यानी वो खुश थी, उसकी स्टेट थी ऐसी कि अभी मैंने आपको बताया था ना बी, इसको हम यूज़ करते हैं किसी की भी स्टेट बताने के लिए। मैंने प्रीवियस सेशन में भी ये चीज़ कवर की थी, फिर से क्योंकि ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आपको कि कोई भी स्टेट बतानी हो कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या करती थी, तो वहाँ पे हम बी की फॉर्म को यूज़ करते हैं, क्योंकि पास्ट कर रहे हैं तो पास्ट में बी की फॉर्म में क्या रहते हैं, वॉज एंड वर। अब ये देखिए वो खुश थी, शी वॉज हैप्पी, इस वजह से हमने ये वॉज लगा दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट है फर्स्ट बेथ मिक्स्ड द इंग्रेडिएंट्स इन अ बिग बॉल, यानी मिक्स्ड यानी मिक्स मिक्स्ड मिक्स्ड, तो सेकेंड फॉर्म को यूज़ किया है, सिंपल पास्ट अगेन V2, कि बड़े से बॉल में उसको मिक्स किया इंग्रेडिएंट्स को सभी को। नेक्स्ट शी पोर्ड, पोर्ड मीन्स उडेलना, अगेन V2 में है पोर्ड द केक बैटर
into 4 राउंड बेकिंग पैन्स, यानी कि 4 राउंड जो बेकिंग पैन्स थे उसमें वो पूरा जो मिक्सचर था उसे वहाँ पे उसमें उड़ेल दिया उसने, poured। नेक्स्ट है शी पुट द पैन्स इन द ओवन। अब आप ये सोच रहे होगे कि यहाँ पे जो पुट है ये पुटेड क्यों नहीं हुआ, तो ऐसी फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। देखो कुछ ऐसी फॉर्म भी मैंने आपको करवाई थी जो होमवर्क में मैंने दिया था आपको टास्क में, यानी वो सेम रहती हैं तीनों फॉर्म्स में, पुट पुट पुट। मैंने आपको जो करवाई थी उसमें थी कास्ट कास्ट कास्ट, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, क्विट क्विट क्विट, अगर आपको याद हो तो वैसी ही है एक पुट। तो यहाँ पे पता नहीं चलता हमें कि कौन सी फॉर्म है, बस हम स्ट्रक्चर को देख के, सेंटेंस को देख के हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ अब ये उसकी बात हो रही है। तो क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात है तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो है V2 ये क्या है, ये जो है पुट ये V2 है हमारी। नेक्स्ट है फाइनली शी बेक्ड द केक फॉर 20 मिनट्स। बेक्ड यानी उसने पकाया केक को 20 मिनट के लिए। देन उसके बाद शी बेथ प्रिपेयर्ड, अगेन प्रिपेयर्ड यानी V2 द पिंक फ्रॉस्टिंग, उसने पिंक फ्रॉस्टिंग भी बनाई क्योंकि पिंक फ्रॉस्टिंग उसकी फ्रेंड को पसंद थी। आफ्टर द केक्स कूल्ड, अगेन कूल्ड यानी V2 पास्ट, जब केक के कूल हो जाने के, ठंडे हो जाने के बाद में बेथ स्टैक्ड देम एंड कवर्ड देम विद फ्रॉस्टिंग। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें यूज हुई हैं, स्टैक्ड कवर्ड, दोनों ही वर्ब के सेकेंड फॉर्म में हैं। देखो कवर का तो आपको पता है किसी चीज़ से ढकना, स्टैक का क्या मीनिंग होता है वो देख लेते हैं। देखिए जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको बुक्स का, जैसे एक बुक यहाँ पे रख दी, उसके ऊपर दूसरी बुक रख दी और इस तरह से हम उनको जचाते हैं ना, एक के ऊपर एक, लेयर बाय लेयर, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं स्टैक, यानी कि इस तरह से जमा कर देना लेयर बाय लेयर। इसके लिए एक और टर्म यूज़ होती है पाइल अप, पाइल अप कर देना यानी एक के ऊपर एक लगाते जाना। तो जो केक में जो लेयरिंग्स अलग अलग से होती है ना, कि उसने क्या किया, बेथ ने उसको लगाया, स्टैक अप किया, उसके बाद में उन सबको कवर कर दिया फ्रॉस्टिंग से। नेक्स्ट है बेथ रोट। अब देखो राइट रोट रिटन, अगेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, लिलीज नेम ऑन द टॉप विद वाइट फ्रॉस्टिंग, कि उसने वाइट फ्रॉस्टिंग से उसका नाम लिख दिया उस पर। शी पुट, अब ये वाला भी जो है वो V2 वाला है, पास्ट वाला है। शी पुट 7 कैंडल्स इन द केक, कि उसने 7 कैंडल्स भी लगा दी। नेक्स्ट क्या है, ऑन संडे बेथ सरप्राइज्ड, अगेन V2 यानी सिंपल पास्ट, लिली विद द स्ट्रॉबेरी केक। नेक्स्ट है लिली लव्ड हर केक, लव्ड अगेन V2 यानी लिली को बहुत पसंद आया वो केक। लिली हैड मैनी गिफ्ट्स फॉर हर बर्थडे। अब देखिए हैड मीन्स उसके पास थे, उसे मिले, हैड ये भी जो है हैड वो V2 वो सेकेंड फॉर्म वाला है। मैनी गिफ्ट्स फॉर हर बर्थडे बट लिली सैड, अब सैड ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, से, सैड, सैड। हर केक वॉज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ देम ऑल। तो आप देख रहे हो जैसे ही हमने ये पिक को देखा, तो ज़रूरी नहीं है कि भी इसमें एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करो, आपको बस स्टोरी, आपके माइंड में इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए, आप है ना उसको कहीं पे भी ले जा सकते हो, स्टोरी कैसे भी आप फॉर्म कर सकते हो, कितने भी आप सेंटेंसेस बना सकते हो और कितनी ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए आपके सामने इमेज है, देखने में तो ऐसा लग रहा है ये कोई कपल है और ये कहीं बाहर से आ रहे हैं, और बाकी आप अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करिए और जल्दी से एक स्टोरी फ्रेम करिए, कम से कम 3 से 4 पैराग्राफ की, और उसमें आप ट्राई करना कि सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस को मैक्सिमम रख पाओ। आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। देखिए सबसे पहले तो हु वर दे, ये कौन है, वेयर डिड दे गो, कि वो कहाँ गए थे, व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ था, ये सारा हम स्टोरी में लिखेंगे। 4 पैराग्राफ में हमने किए यहाँ पे। तो देखिए वन ऑटम इवनिंग, ऑटम मौसम होता है, वन ऑटम इवनिंग पतझड़ का मौसम जो होता है। चार्ल्स एंड बेथ, यहाँ पे भी एक है चार्ल्स और ये है बेथ। वेंट, अब देखिए गो, वेंट, गॉन, तो सेकेंड फॉर्म है। वेंट टू द थिएटर, यानी ये दोनों थिएटर गए थे। दे अटेंडेड
अ प्ले। अब दे अटेंडेड, उन्होंने अटेंड किया क्या, अ प्ले। अच्छा, ये जो थिएटर है ये मूवी थिएटर नहीं है। अब यहाँ पे चलो हमें पता चल गया कि ये मूवी थिएटर नहीं है, एक ऐसे थिएटर में गए थे जहाँ पे प्ले होता है, जहाँ पे लाइव जो है वो प्ले चलता है। नेक्स्ट है द प्ले स्टार्टेड, स्टार्टेड यानी स्टार्ट हुआ। तो फिर से देखिए V2 at 7 चार्ल्स एंड बेथ enjoyed द थिएटर, उन्होंने बहुत इंजॉय किया वहाँ पे। अगेन सिंपल पास्ट। आफ्टर द प्ले, प्ले के बाद में चार्ल्स एंड बेथ वॉक्ड टुगेदर इन द पार्क, कि दोनों साथ में कई देर घूमे वहाँ पे पार्क में। तो वॉक्ड V2। नेक्स्ट दे वॉक्ड बिसाइड द लेक, वो लेक के साइड बाय साइड। अच्छा, बिसाइड का मैंने आपको बताया था बी साइड, एक साथ अगर इसको मिला देते हैं ये बन जाएगा बिसाइड, लेकिन इसको अगर हम तोड़ के देखते हैं ना तो इसका मतलब हो जाता है बाय और साइड। अगर इसको हम तोड़ के देखते हैं दैट मीन्स बाय प्लस साइड, यानी किसी के साथ साथ। देखिए बिसाइड द लेक यानी बाय द साइड ऑफ द लेक। नेक्स्ट है द मून वॉज ब्राइट, मून ब्राइट था, वो उसकी स्टेट है, वो उसकी सिचुएशन है कि वो था, वो कुछ कर नहीं रहा था, बस वो था, ब्राइट कलर में था, यानी कि वॉज वर, तो हमने वॉज लगा दिया। वॉज इज अगेन द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट दे टॉक्ड अबाउट द फ्यूचर, यानी टॉक्ड अगेन V2, उन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में बातें की। थर्ड में आते हैं, देखिए व्हेन चार्ल्स एंड बेथ वेंट होम, V2 अगेन देयर चिल्ड्रन वर नॉट asleep, यानी उनके जो बच्चे थे वो सोए नहीं थे तब तक। अगेन वर। नेक्स्ट है दे वेटेड फॉर चार्ल्स एंड बेथ टू रिटर्न, की वो जो बच्चे हैं वो वेट कर रहे थे उन दोनों के वापस आने का। वेटेड अगेन सिंपल पास्ट में चल रही स्टोरी हमारी अब तक। दे वर एक्साइटेड टू हियर अबाउट द थिएटर, यानी वो बहुत ही एक्साइटेड थे, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, मतलब यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा, बस वो थे एक्साइटेड। हैप्पी होना, एक्साइटेड होना, सैड होना, एनर्जेटिक होना, तो ये सारे क्या है, ये स्टेट है, यानी कोई पर्सन होता है तो स्टेट है, यानी वॉज वर हमने यूज कर दिया यहाँ पे, तो क्या हो गया, क्योंकि दे प्लूरल है तो वर हो गया। नेक्स्ट है चार्ल्स टोल्ड द चिल्ड्रन अबाउट द प्ले। अब देखो टोल्ड, दिस इज अगेन द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब टेल, टेल, टोल्ड, टोल्ड। नेक्स्ट है देन बेथ पुट द चिल्ड्रन टू बेड, यानी कि उसके बाद में बेथ ने बच्चों को सुला दिया। पुट V2। चार्ल्स एंड बेथ वर वेरी टायर्ड, अब वो भी बहुत थके हुए थे। वर अगेन V2 यानी सिंपल पास्ट। इट वॉज अ गुड नाइट, यानी ये बहुत अच्छी नाइट थी, तो यहाँ पे वॉज इज अगेन V2। तो अब देख रहे हो सिंपल पास्ट में हमने किस तरह से स्टोरी फ्रेम की, तो इस तरह से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हुई होगी। चलिए आगे चलते हैं, अभी हमारे ऑलमोस्ट लास्ट सेक्शन में आते हैं जो कि है फ्रेजल वर्ब का। और आज हम वो वाली फ्रेजल वर्ब यूज़ करने वाले हैं जो शॉपिंग के टाइम पे नॉर्मली यूज़ की जाती हैं। देखिए ब्रिंग डाउन, अब ब्रिंग डाउन का मतलब क्या होता है, देखो इसके नाम से आपको क्या लग रहा होगा, ब्रिंग डाउन नीचे लेके आना। क्या नीचे लेके आओगे, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ समथिंग, कि आपको कुछ चीज़ पसंद आई है और आप चाह रहे हो कि उसका जो प्राइस है वो नीचे आ जाए, वो डाउन लेके आओ। आप जो बार्गेनिंग करते हैं ना, उसके लिए हम ये टर्म यूज़ कर सकते हैं, ब्रिंग डाउन द प्राइस। एग्जाम्पल देखिए, वी एम टू ब्रिंग डाउन प्राइसेस ऑन ऑल आवर कंप्यूटर्स, यानी कि अब ये किसी शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वी एम टू, कि हम ये सोच रहे हैं कि वी ब्रिंग डाउन द प्राइसेस ऑन ऑल आवर कंप्यूटर्स, कि हमारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनके जो प्राइसेस हैं वो डाउन कर दें, वो थोड़े से कम ले आएँ, कम पे ले आएँ, थोड़े से सस्ते कर दें ताकि ज़्यादा बिक सकें। नेक्स्ट है पे फॉर। अब पे फॉर का मीनिंग क्या हो जाएगा, गिव मनी इन ऑर्डर टू बाय समथिंग, रुपए देना कुछ खरीदने के लिए। एग्जाम्पल, आई पेड गुड मनी फॉर द सोफा सो इट शुड लास्ट, यानी कि मैंने सोफ़ा खरीदने के लिए बहुत अच्छी जो मनी है, गुड मनी से मतलब क्या है, ज़्यादा अमाउंट देना, तो मैंने बहुत ज़्यादा अमाउंट पे की है ताकि ये जो सोफ़ा है ज़्यादा टाइम तक चले। ये होता है ना कि भाई जो चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है, जो ज़्यादा टाइम तक चलने वाली होती है, वो अक्सर महंगी आती है, तो वही है आई पेड गुड मनी फॉर। अब देखो ये पास्ट की बात है, पे का पेड हो गया, पे की सेकेंड फॉर्म होती है PAID पेड, और थर्ड भी यही रहती है पे, पेड, पेड। नेक्स्ट में आते हैं पुट ऑन।
अब पुट ऑन का मीनिंग क्या है, आप सिर्फ इतना याद रखना इसमें, वेयर समथिंग, आगे इसको रहने देना, ये ज़रूरी नहीं है, बस इतना ही है, टू वेयर समथिंग, कुछ भी पहनना, उसके लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं पुट ऑन। तो अब देखिए यहाँ पे एना पुट ऑन द कोट, कि उसने कोट जो है वो पहन लिया। तो पुट ऑन मतलब कुछ भी पहनना, और इसका जो उल्टा है वो हो जाएगा टेक ऑफ, यानी टेक ऑफ मतलब उतारना। रिमूव अ पीस ऑफ क्लॉथिंग, जैसे एग्जाम्पल के लिए ही टुक ऑफ माई वेट बूट्स एंड मेक मी सिट बाय द फायर, कि उसने जो मेरे जो शूज़ थे, जो बूट्स थे वो गीले हो गए थे, वो टुक ऑफ यानी वो उतारे, एंड मेड मी सिट बाय द फायर, और मुझे फायर के यानी आग के पास में बैठा दिया। नेक्स्ट में आते हैं क्यू अप। अच्छा, एक बार पुट ऑन पे वापस आते हैं। ये तो मैं आपको एंटोनिम बताने लगी थी इसका, यानी उल्टा। देखो पुट ऑन एक तो हम यूज़ करते हैं ड्रेसिंग के लिए, यानी कि कोई भी कपड़ा पहनना है तो पुट ऑन। दूसरा हम पुट ऑन को यूज़ करते हैं जैसे पुट ऑन वेट, यानी कि जो वेट है वो बढ़ा लिया है, कुछ ऐड कर दिया है, कुछ चीज़ ऐड अप कर दी जाना, उसके लिए भी हम ये पुट ऑन यूज़ करते हैं। अगर मैं कहूँ दैट यू हैव पुट ऑन द वेट, दैट मीन्स कि आपने अपना वेट बढ़ा लिया है, आप मोटे हो गए हो। और पुट ऑन को हम एक और जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं कि कुछ भी जो आप नहीं हो वो आप बना के दिखा रहे हो सामने वाले को। पुट ऑन समथिंग यानी पुट ऑन अ फेस, पुट ऑन अ मूड। तो इस तरह से पुट ऑन अ फीलिंग, यानी जो आप एक्चुअल में नहीं फील कर रहे, आप सामने वाले को वो दिखाना चाह रहे हो कि देखो मैं ऐसी तो नहीं हूँ, वो उसको भी पता होगा, लेकिन आप ये दिखा रहे हो बना के। जैसे शी पुट ऑन अ फेस, यानी कि वो नखरे कर रही है, उसने वो फेस जो है अपना वो पुट ऑन कर लिया, वो छुपा के जो एक्चुअल में है वो चेंज कर लिया, यानी वो बन के दिखा रही है, पुट ऑन समथिंग, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है क्यू अप। क्यू अप का मीनिंग क्या हो जाएगा? देखो क्यू ये होती है लाइन, लाइन में लगना, क्यू। तो अब क्यू अप मतलब वेट फॉर समथिंग इन अ लाइन, की लाइन में लग के किसी चीज़ का वेट करना, क्यू अप। सम पीपल क्यूड अप ऑल नाइट टू गेट इन टू द स्टोर, कि क्या है स्टोर में एंटर करने के लिए, टू गेट इन टू यानी स्टोर में जाने के लिए क्या किया, कुछ लोगों ने पूरी रात वहाँ पे क्यू अप करके खड़े रहे वो, कि भाई जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो जनरल स्टोर्स हैं, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो लीकर स्टोर की, तो आपने देखा होगा कि कैसे लोगों ने कितनी लंबी लंबी लाइनें लगा ली थी और टाइम से कितना पहले आने लग गए थे वो लोग, कि भाई अगर सुबह खुलनी है तो वो आधी रात को ही वहाँ पे लाइनों में लगने स्टार्ट हो गए थे। तो यानी कि क्यू अप, वेट फॉर समथिंग इन अ लाइन। नेक्स्ट है शॉप अराउंड। शॉप अराउंड का मतलब है कंपेयर प्राइसेस बिफोर बाइंग, यानी कि खरीदने से पहले कोई दो चीज़ों का प्राइस देखना कि हाँ ये वाली ज़्यादा महंगी है या ये वाली ज़्यादा महंगी है, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं शॉप अराउंड। फॉर एग्जाम्पल वी ऑफन शॉप अराउंड फॉर द बेस्ट डील, हम बेस्ट डील ढूंढने के लिए तो ये करते हैं ना शॉप अराउंड, यानी कंपेयर करते हैं चीज़ों के दाम को। टेक ऑफ हम कर चुके हैं अभी। नेक्स्ट है पॉप इनटू। पॉप इनटू का मतलब क्या है कि थोड़े से समय के लिए कहीं जाना, टू विजिट ब्रीफली, ब्रीफली यानी बहुत कम समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए। आई एम गोइंग टू पॉप अप इनटू द स्टोर फॉर अ मोमेंट, यानी कि मैं अभी बस कुछ देर के लिए एक बार स्टोर में जाके आती हूँ। हम बोलते हैं ना कि मैं अभी कुछ देर के लिए एक बार मार्केट जाके आती हूँ, बस छोटा सा काम है, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं पॉप अप। नेक्स्ट है ट्राई आउट। टेस्ट समथिंग टू सी इफ़ यू लाइक इट, यानी कि ट्राई आउट का मतलब क्या है कि कुछ भी ऐसे पहन के देखना, जैसे आप गए हो शॉपिंग के लिए, आप है ना कुछ चीज़ें कपड़े वगैरह या जूते वगैरह पहन के देख रहे हो कि ये मेरे लिए सही है, मुझे ये परचेज करने हैं या नहीं, ये जानने के लिए जब आप पहन के देखते हो उसके लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं ट्राई आउट। फॉर एग्जाम्पल जॉन होप्स टू ट्राई आउट हिज न्यू रनिंग शूज़ दिस वीकेंड, यानी इस वीकेंड में वो ये होप कर रहा है, वो ये आशा करता है कि वो नए जो शूज़ हैं, नए रनिंग शूज़ हैं कि भी बहुत सारे जो हैं उनमें से ट्राई करके देखेगा कि उनके लिए कौन से अच्छे हैं, यानी कि वो खरीदने की सोच रहा है। तो ट्राई आउट मतलब कुछ खरीदने से पहले पहन के देख लेना। नेक्स्ट है सेम, यही हम ट्राई ऑन ये बोल के भी बता सकते हैं। ये दोनों आप सिनोनिम्स में यूज़ कर सकते हो, दोनों का वही सेम मीनिंग होता है। तो देखिए कि ये फिट हो रही है यानी ट्राई ऑन, ये कपड़ों के केस में भी यूज़ हो सकता है। अगेन ये शूज़ यानी पैरों के केस में भी हम यूज़ कर सकते हैं, शूज़, सैंडल, इन सब के लिए।
तो ट्राई ऑन या ट्राई आउट दोनों का सेम मीनिंग रहता है. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड ट्राई द शूज़ ऑन बिफोर यू बाय दैम, कि खरीदने से पहले तुम्हें ट्राई करने चाहिए. तो ये था हमारा आज का वोकैब सेक्शन. लास्ट में आते हैं. आज का आपका टास्क क्या रहेगा वो देख लो. राइट द रूटीन ऑफ योर स्कूल या फिर कॉलेज इन सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि तुम्हारी पास्ट की रूटीन तुम्हें लिखनी है. अगर अभी कॉलेज में हो तो अपनी स्कूल की रूटीन लिख देना, और अगर आप कॉलेज कंप्लीट कर चुके हो तो कॉलेज आपके लिए पास्ट बन चुका है, यानी कि फिर आप कॉलेज की रूटीन लिख सकते हो. अगर आप अभी कहीं काम कर रहे हो, या फिर ऐसा है कि अभी आप कहीं काम कर रहे हो तो आप उससे पहले अगर कहीं और किसी जगह काम कर सकते हो तो आप अपने वर्क प्लेस की रूटीन भी लिख सकते हो, ये भी आप लिख सकते हो. सो बेसिकली स्कूल, कॉलेज या वर्क प्लेस, इनमें से तीनों में से कोई भी एक रूटीन आपको लिखनी है. और क्योंकि रूटीन है पास्ट की तो वो सिंपल पास्ट में ही रहेगी. मैक्सिमम सेंटेंसेस का आप ट्राई करना कि सिंपल पास्ट में ही आप लिखो. So that was the end of today's session, and this is my Insta handle where you can submit me your task. So guys, thank you and keep practicing.